दोस्त वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुमिल लेक्चर्स में फिर से आपका तहे दिल से वेलकम है। एक बार पुनः आपका हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम देखते हैं कि इस क्लास में क्या पढ़ना है। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रतिबिंब के बारे में, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सारा हम कुछ उस वीडियो में दे चुके हैं। इसके पहले जो वीडियो बनी थी सारा कुछ बताया गया था, आपका जो जो भी कंटेंट दिया था आप लोगों को आपने पढ़ा होगा, उसके बारे में जाना होगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हेडिंग लगा हुआ है और आप देख भी रहे हैं। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए भाई, ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। सुना है कि उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। अवतल दर्पण, आप लोग हमेशा अवतल दर्पण बनाते होंगे ऐसे। अवतल दर्पण यह बना दर्पण, ये तो भी दर्पण है। अभी जब इस पे पेंट करेंगे तब ये दर्पण बनेगा हमारा। अभी क्या बन गया, अवतल दर्पण। आपका क्या बन गया, अवतल दर्पण। कलई कर दिए। अब यहां से मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष खींच दिए तो अब जानते हैं कि मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। यह P हो गया हमारा। यहां पे मान लिया हमने F है और यहां पे मान लिया हम कि C है। ठीक है, 3 पॉइंट हमने फिक्स कर दिया, C फिक्स कर दिया। C का मतलब होता है वक्रता केंद्र, फोकस का मतलब होता है मुख्य फोकस, F का मतलब होता है वही मुख्य फोकस, और इसका मतलब होता है दर्पण का ध्रुव। इतना सारा कुछ क्लियर हुआ। दर्पण बनाया, फोकस लिखा, पोल लिखा, वक्रता केंद्र लिखा। अब हमको रिलेशन निकालना है, क्या वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या रिलेशन होता है, इस बात को देखना है। चलिए, अब यहां से एक आपतित किरण डालेंगे आप, तो जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, इसके पहले। अब यह फोकस से होकर जाएगी तो यहाँ पे हम लोग क्या बना दे रहे हैं, अभिलंब बना दे रहे हैं, नॉर्मल। ठीक है, अब जानते हैं कि जब प्रकाश किरण किसी बिंदु पे आपतित होती तो यहाँ आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन कोण बनता है, आपतन कोण। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे क्या बनता है, परावर्तन कोण, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इतना कुछ क्लियर हुआ। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हम दे रहे हैं D लिख दिए, इसका नाम M1 लिख दिए, इसका नाम M2 लिख दिए, यहाँ पे L लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, A लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ में आया बात। यहाँ पे A लिख दिया, यहाँ पे D लिख दिया, यहाँ पे L लिख दिया और यहाँ M1 M2 लिख दिया। चलिए रिलेशन निकालना है। पहली बात, अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं, यह बात जानना जरूरी है। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ दर्पण में जब भी कभी कोई दूरी मापी जाती है हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में, अपने रूह में, अपने आत्मा में उतार लीजिएगा कि इस दर्पण में जब भी कहीं दूरी मापी जाती है वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जैसे आप देखते होंगे एक्सिस में, अक्ष में ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है ना, वह मूल बिंदु ही क्या कहलाता है। अगर आप दर्पण में देखेंगे तो मूल बिंदु क्या है, पोल है। ठीक है, दर्पण का ध्रुव है। इसीलिए दर्पण में कभी भी दूरी मापी जाती है तो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो उसी बात को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, यहाँ से दूरी मापा जाएगा तो इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो मैं ऐसे डॉटेड लाइन से कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले, आपको दिखे। ए यहाँ टिचुक 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 हो गया। अब यहाँ तक है, इसको कहेंगे कैपिटल R, यानी कि वक्रता त्रिज्या। यह पता चला आपको कि दर्पण के ध्रुव से और C के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यह बात बताया गया था इसके पहले भी, ठीक है, और आज की क्लास में भी बताया जा रहा है ताकि आप आसानी से इसको जान लें। आइए देखते हैं, यहाँ पे यह फोकस है। फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या कहेंगे, स्मॉल f से, यानी कि फोकस लेंथ कहेंगे। अब इसी और इसी के बीच F और R के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है, बताना है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप लिखेंगे तो यह कोण ADC बराबर
कोण CDF, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यह परावर्तन के नियमानुसार आपको पता है। ठीक है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। लिखेंगे कोण A। अब देखिए डी दोनों में क्या कॉमन है ना, इसलिए हमेशा ऐसे लेंगे ADC और फिर CDF, ताकि पता चले कि हाँ हम किस किस कोण को माप रहे हैं। यहाँ पे I को माप रहे हैं, यहाँ पे R को माप रहे हैं, दोनों बात हमारा स्पष्ट रूप से क्या हो जाए, दिखे हमको। ADC इज इक्वल टू बराबर होगा किसके, कोण CDF, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के अनुसार, परावर्तन से, ऐसे कर सकते हैं, परावर्तन से। यह बात कंफर्म हुआ। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, हो गया। अब देखते हैं आगे, यह R है, ठीक है, R है, यह I है। आपको मैथ में बताया गया होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर खंड में बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 9th में बताया गया होगा। अगर आपको नहीं बताया गया हो तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, आप अपने ज्ञान को दूर कर लीजिए, जान लीजिए इस बात को कि जब दो समांतर रेखाओं को, समान अंतर का मतलब होता है समान अंतर, यानी कि किसी बिंदु से उस रेखा का दूरी मापेंगे तो लगभग क्या आ जाएगा, लगभग का एग्जैक्टली समान आएगा। ठीक है, किसी पॉइंट से उन दो रेखाओं के बीच दूरी मापेंगे तो हर पॉइंट पर उनकी दूरी क्या होगी, लंबवत बराबर होगी। समझ में आई बात। तो वही कहा गया मैथ में कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनको एकांतर खंड में बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी यूज होने वाला है। यह I इसके इस कोण के बराबर होगा, यानी कि यह भी क्या होगा, I होगा। ठीक है, तो यहां पे भी हमको रिलेशन मिलेगा क्या, कोण DCF इज इक्वल टू कोण FDC, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण CDF, कोण CDF, एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतराभिमुख कोण, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एकांतर कोण। अब देखिए इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे यहां समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखिए इसमें क्या रिलेशन आता है। अब यहां पे लिखेंगे कोण ADC इज इक्वल टू कोण CDF, कोण DCF इज इक्वल टू कोण CDF। अब घटाएंगे भाई, जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, या टिचुक उड़ गया। अब यहाँ पे आ गया 0, अब आप बन गए हीरो। अब यहाँ पे लिखेंगे कोण ADC माइनस कोण DCF इज इक्वल टू 0। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाया है। ठीक है, हमने समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाया है, उसके बाद यह रिलेशन हमको मिला है। तो वही बात हम लोग इधर स्टार्ट कर रहे हैं। इधर हल्का सा जगह है, मैं ऐसे कर दे रहा हूं ताकि आपको पूरा का पूरा यह दिखे। ठीक है, पता चलेगा कहाँ से क्या है। लाइनिंग कर दिए हैं ताकि आपको दिखे, मैं इधर जो बचा हुआ है कर दूं। चलिए यहीं से करते हैं, लिखेंगे कोण ADC माइनस कोण DCF इक्वल टू 0। इसको इस पक्ष में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण ADC बराबर कोण DCF, यह हो गया। अब यहां से एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब यह रिलेशन मिल गया तो ये इस रिलेशन से हमको कुछ प्राप्त करना है। आपको मैथ में बताया गया होगा कि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। और यहां से क्या आया, कोण ADC इज इक्वल टू कोण DCF, यानी कि यह कोण आपको जो दिख रहा है, यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। कोण I इज इक्वल टू कोण R। ठीक है, एकांतर से यह I बराबर है
और आई किसके बराबर है, आर को, आर से यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। और वैसे भी कर सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप यहाँ पे रिलेशन नहीं निकालते तब भी यहाँ पे डायरेक्टली कर देते, तब भी कोई काट नहीं सकता है उस बात को, क्योंकि परावर्तन के नियमानुसार कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप पहले ही से ही जानते हैं जब परावर्तन का नियम आप पढ़े थे, ठीक है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे एक मिला तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं की भुजा, अतः CF इज इक्वल टू FD, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3 और लिखेंगे बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो पूरा नहीं लिख के उतना ही लिख देंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। अक्लमंद है सारा काफी। चलिए आइए देखते हैं उसी बात को। अब यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तब बिंदु P D के बहुत समीप होगा, बिंदु P D के बहुत समीप होगा। समीप मतलब होता है पास, आ जाओ बैठ जाओ मेरे समीप में, ठीक है। नहीं लोग कहते हैं प्लीज सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठ जाइए। समीप मतलब होता है पास में, नज़दीक में, ठीक है। तो ऐसे मतलब शब्द रहते, शब्दों को समझना जरूरी है, शब्द क्या बोल रहा है। साइंस वगैरह में कुछ यार ज़्यादा कुछ है नहीं, बस शब्दों को पकड़ना सीख जाए आप तो सारा किताबी भाषा सारा कुछ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको थियोरी वगैरह पढ़ने में दिक्कत होती है उसको आसानी से समझ सकते हैं यदि आप शब्दों को पकड़ना सीख गए तब, ठीक है। कोई बहुत बड़ा वो नहीं है किसी चीज़ को पढ़ना याद करना, बस अगर आप समझना चाहें तो। चलिए देखते हैं। समीप होगा तो इस स्थिति में यह जो रेखा देख रहे हैं तो लगभग इसको आके क्या करेगी, ढक लेगी। तो यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, लगभग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब आप लिख सकते हैं क्या, तब हम लिख सकते हैं भैया देखिए ला, यहाँ पे लिखेंगे FD, चाहे ऐसे FP इज इक्वल टू किसके, FD के। ये तो हो गया, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। फिर वही कहानी करनी है जो इसके पहले किए थे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए थे, वही वाली कहानी करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाए थे, यहाँ घटाएंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पे। लिखिए समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पे चलिए भाई ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। CF बराबर FD, ठीक है। और यहाँ तब क्या होगा, FP बराबर FD। मार तीर यार, मारने में क्या जाता है। अब यहाँ पे तीर मार दिए हम लोग, माइनस लगा दिए। अब ये इससे क्या हो जाएगा, टिचुक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, CF माइनस FP इज इक्वल टू 0। अब बन गए हीरो। इतना आया। अब देखिए इसको इस पक्ष में ट्रांसफर कर दे, इनका कर दे भाई। कहेंगे कहाँ ट्रांसफर करेंगे भाई, तुम माइनस में जाओ प्लस में जाओ, प्लस में जाओगे तो हमारे बराबरी हो जाओगे। उसे हमसे घटाना कर रहे हो जुट्ठू, चलो भेज दिए उनको उधर, FP हो गया। यानी कि ये दोनों लोग क्या आ गए, बराबर आ गए। अब यहाँ एक रिलेशन मिल गया हमको। अब हमको इन सब चीज़ों से इनके और इनके बीच में रिलेशन निकालना है, क्या संबंध है उसी बात को जानना है। चलिए देखते हैं। अब आइए गौर फरमाइएगा इधर, यदि अगर आप CP बराबर लिखते हैं, CP बराबर क्या होगा सोचिएगा ध्यान से। CP बराबर हो जाएगा CF प्लस FP, दोनों को जोड़ दें तो CP की क्या होगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा नहीं बच्चों, बताओ हो जाएगा ना। देखो तुम ध्यान से देखो यार, CF प्लस FP, तो CP बराबर क्या लिख सकते हैं, CF प्लस FP, ठीक है।
अब यहाँ पे लोचा है, का लोचा है भैया, देखो एफ पी का मान तो हमको पता है, सी पी का मान पता है, लेकिन हाई भैया जो आए हैं सी एफ, इनका मान कहाँ से लाएंगे ना, इनका मान घबराने का जरूरत है। हाई जो सी एफ है वो एफ पी के क्या है, बराबर है, मामला सब खत्म हो गया। जब सी एफ एफ पी के बराबर है तो एफ पी की जगह पे सी एफ रख सकते हैं और सी एफ की जगह क्या रख सकते हैं, एफ पी। बन गई बात, उड़ गए तोते। सी पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी प्लस एफ पी, तो यहाँ पर जाएगा सी पी बराबर क्या जाएगा, 2FP। अब रख दो का मान रखने पे, क्या मान रखने पे, मान रखो भैया, मान रखने पर CP का मान क्या है, जरा नजर उठाइएगा तो देखेंगे क्या आएगा, R। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, R और 2, और FP का मान क्या है, FP का मान F, तो यहाँ पे लिखेंगे F। तो यहाँ आ जाएगा क्या, R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू R/2। यह इधर गुणा कर रहा है तो जरा क्या करेगा, भाग करेगा, ठीक है, यही रिलेशन मिल गया। अतः फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मिला बच्चों, समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको फिर यही बात अवतल दर्पण में जो पढ़ाया गया है वह उत्तल दर्पण में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। वही रिलेशन उत्तल दर्पण में कैसे प्राप्त करते हैं वह बताया जाएगा। उसके उसके बाद यह बताया जाएगा आपको 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, उनमें क्या रिलेशन होता है यह बताया जाएगा, ठीक है। यानी कि दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में क्या रिलेशन होता है यह बताया जाएगा। अवतल और उत्तल दोनों में बताया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा आवर्धन क्षमता क्या होता है, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है वो बताया जाएगा। ये सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। आपको लाइट कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत पढ़ेंगे, विद्युत कंप्लीट करा के फिर आएंगे लाइट पे, और आपको यहाँ मैथ भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे सारी वीडियो अपलोड होंगी, तो आप इस चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों को भी बताएं और प्रेस द बेल आइकन, आप बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मैं जो ही यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करूँ या कोई भी चाहे लाइव आऊँ, तुरंत आपको पता चल सके कि मैं आया हूँ पढ़ाने आपको और आप पढ़ सकें, ठीक है। इसलिए आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक। थैंक्स।